फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है लीडरशिप, नेतृत्व। इसका लेक्चर थर्ड में मैं आप लोगों को डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगी। नेतृत्व की विचारधाराएं, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में नेतृत्व की आवश्यकता और महत्व को प्रारंभ से ही स्वीकार किए जाने के कारण नेतृत्व संबंधी अनेक विचारधाराएं प्रचलित है। इन्हें प्राचीन और आधुनिक विचारधाराओं में विभक्त किया जा सकता है। नेतृत्व की जो प्राचीन विचारधारा है वो ये मानकर चलती है कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, जबकि आधुनिक विचारधारा यह मानती है कि नेता बनाए भी जाते हैं, जन्म भी लेते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेतृत्व की अनेक विचारधाराएं हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने और प्रबंध शास्त्रियों ने नेतृत्व की कौन कौन सी विचारधाराएं बताई है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उनमें फर्स्ट पॉइंट है गुणमूलक विचारधारा, द ट्रेट थ्योरी। नेतृत्व के गुणमूलक विचारधारा के जो प्रवर्तक है वो चेस्टर आई बर्नार्ड और ऑडवे टीड है। उनका मानना है कि नेतृत्व वास्तव में एक कला है और नेता के रूप में सफलता तभी मिल सकती है जब व्यक्ति विशेष में नेता के लिए अपेक्षित गुणों की पर्याप्त मात्रा उपस्थित हो। विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि नेता की सफलता उसके कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति में ये विशिष्ट गुण पाए जाते हैं वह सफल नेता बन जाता है। अगर व्यक्ति में विशिष्ट गुण नहीं पाए जाते हैं तो वह व्यक्ति एक सफल नेता नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से जो नेता की सफलता है वो उसके विशिष्ट गुणों पर निर्भर करती है। लेकिन प्रारंभ में ये माना जाता था कि एक नेता में समस्त गुण जन्मजात होते हैं और ये विश्वास किया जाता था कि जो नेता है वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। किंतु अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि नेता में ये गुण विकसित किए भी जा सकते हैं। पहला, यह विचारधारा नेता के गुणों को ही उसकी सफलता का आधार मानती है, जबकि व्यवहार में नेता की सफलता का संपूर्ण वातावरण की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि इस विचारधारा में नेता के गुणों को सही मापना कठिन होता है। यद्यपि व्यक्तित्व के गुणों को मापने के लिए अनेक तरीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन उन तरीकों से सही निष्कर्ष प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है। नेक्स्ट है कि यह विचारधारा नेता के गुणों को तो स्पष्ट करती है, लेकिन नेता में उन गुणों के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह विचारधारा प्रबंधकीय स्तरों यानी जो मैनेजरियल लेवल है उनके अनुरूप गुणों का वर्णन नहीं करती है, जबकि उच्च प्रबंधकों, मध्यवर्ती प्रबंधकों और परिचालन प्रबंधकों में भिन्न भिन्न अनुपात में प्रबंधकीय गुणों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो परिचालन प्रबंधकों की सफलता के लिए उसमें टेक्निकल क्वालिटीज़ अधिक इम्पोर्टेंस रखती है, जबकि जो हाई लेवल मैनेजर्स हैं उनके लिए प्रशासकीय योग्यता का होना आवश्यक है। किंतु इस विचारधारा में ऐसा वर्गीकरण और अनुपात नहीं किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह विचारधारा जो अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, उनकी स्थिति पर भी ध्यान नहीं देती है। एंड लास्ट पॉइंट है, यह विचारधारा न्याय संगत नहीं है, क्योंकि नेतृत्व तो नेता, अनुयायी और स्थिति का संयोजन होता है। नेक्स्ट है परिस्थिति मूलक विचारधारा। नेतृत्व की इस विचारधारा का विकास स्टॉकडेल और उनके सहयोगियों ने किया। इस विचारधारा के अनुसार यह मान्यता है कि जिन परिस्थितियों में एक नेता अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करता है, यदि वे अनुकूल है तो उनका नेतृत्व प्रभावी माना जाएगा, लेकिन नेता का मार्गदर्शन उपयोगी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि नेता की जो परिस्थितियां हैं वो भी प्रभावित करती है। नेतृत्व की सफलता
उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जो ओहियो राज्य विश्वविद्यालय के शोध केंद्र ने नेतृत्व को प्रभावित करने वाली जो डिफरेंट परिस्थितियां हैं उनको 4 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है सांस्कृतिक वातावरण। समाज के विश्वास, मान्यताओं और मूल्यों से किसका निर्माण होता है? संस्कृति का निर्माण होता है। अतः समाज के लोग इन सांस्कृतिक तत्वों से प्रभावित होकर व्यवहार करते हैं। अतः नेता को इन सांस्कृतिक तत्वों से उत्पन्न वातावरण को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी वे अपने फॉलोअर्स को अपेक्षित तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेता के अनुयायियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे इनकी अभिरुचियां, शारीरिक विशेषताएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं, प्रेरणाएं, आयु, शिक्षा, अनुभव आदि डिफरेंट भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जो एक नेता है वो इन सबको ध्यान में रखकर अपनी उचित नेतृत्व शैली को अपनाना की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है कार्य भिन्नताएं। प्रत्येक व्यक्ति एक समान कार्य नहीं करता है। किसी कार्य में शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है तो किसी कार्य में मानसिक चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है। किसी कार्य में मानसिक तनाव अधिक होता है तो किसी कार्य में कम होता है। तो नेता को अपने अनुयायियों के कार्य की प्रकृति के अनुरूप ही अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता होती है। एंड लास्ट पॉइंट है संगठनात्मक भिन्नताएं। व्यवहार में जो संगठनात्मक भिन्नताएं हैं वो भी पाई जाती है, जैसे संगठन का आकार, स्वामित्व, उद्देश्य, क्रियाएं आदि अलग अलग होती है। नेता सभी संगठनों में समान प्रकार की नेतृत्व शैली अपनाकर सफल नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि संस्कृतियों, व्यक्तियों, कार्यों, संस्थाओं में भिन्नताएं पाई जाती है। तो एक नेता का कार्य इन वातावरण और कार्य परिस्थितियों में एक समान नहीं होता है। जो एक नेता है उसको अपनी परिस्थितियों के अनुरूप नेतृत्व शैली अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। आलोचनाएं। यह विचारधारा परिस्थितियों को अधिक महत्व देती है और नेता के गुणों को महत्व नहीं देती है। नेक्स्ट है एक प्रभावशाली नेता बनाने या विकसित करने की प्रक्रिया को नहीं बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह विचारधारा यह भी नहीं बताती है कि एक नेता जो एक परिस्थिति में योग्य है वह दूसरी परिस्थिति में योग्य होगा या नहीं। नेक्स्ट है इसमें नेता के संबंध में केवल उसकी वर्तमान नेतृत्व क्षमता की ही जानकारी मिलती है। व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा नेता के व्यवहार अर्थात कार्यों के विश्लेषण पर आधारित है। यह विचारधारा यह मानती है कि नेता की सफलता केवल नेता के गुणों पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और व्यवहार पर निर्भर करती है। यह विचारधारा यह भी मानती है कि एक नेता का जो कार्य और व्यवहार 4 तत्वों से प्रभावित होता है। उसमें पहला है नेता, दूसरा अनुयायी, तीसरा लक्ष्य और चौथा है वातावरण। ये चारों तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और नेता के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। प्रबंधक या नेता का एक विशेष प्रकार का व्यवहार या कार्य उसे अच्छा नेता बनाता है, लेकिन इसके विपरीत प्रकार का व्यवहार किसी भी नेता को अस्वीकार करवा देता है। तो इस प्रकार से जो नेतृत्व की क्रियाएं हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वृत्ति मूलक और दूसरा है दुष्वृत्ति मूलक। इसमें पहला है वृत्ति मूलक। नेता को ऐसा व्यवहार या कार्य करना पड़ता है जिससे उसके अनुयायी संतुष्ट होते हैं। अतः अनुयायी को अभिप्रेरित करना, उनका मनोबल ऊंचा उठाना, उनमें समूह भावना का निर्माण करना, प्रभावकारी संचार व्यवस्था बनाना आदि नेता के वृत्ति मूलक कार्य हैं जिनसे उसके नेतृत्व का प्रभाव बढ़ता है। और दूसरा क्या होता है? दुष्प्रवृत्ति मूलक। इसमें यदि नेता के व्यवहार में जब दुष्प्रवृत्ति मूलक क्रियाएं उत्पन्न हो जाती है तो उसके नेतृत्व का जो प्रभाव है वो कम होने लगता है, जैसे अधीनस्थों या अनुयायियों के विचारों पर ध्यान नहीं देना,
मानवीय संबंधों के निर्माण का प्रयास नहीं करना, अपरिपक्व व्यवहार करना, संदेशों के आदान प्रदान में लापरवाही बरतना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा एक नेता के प्रभाव में कमी आ जाती है। अतः नेता को सद्व्यवहार ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपने अनुयायियों को स्वीकार्य व्यवहार भी करना चाहिए, तभी उसका जो नेतृत्व का प्रभाव है उसमें वृद्धि होती है। अनुयायी विचारधारा, द फॉलोअर थ्योरी। नेतृत्व की अनुयायी विचारधारा के प्रतिपादक सेंसफोर्ड है। इस विचारधारा की मान्यता यह है कि नेता के लिए अनुयायियों का होना आवश्यक है। बिना अनुयायियों के इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यह विचारधारा मानती है कि अनुयायियों की कुछ आशाएं और अपेक्षाएं होती हैं। अतः अनुयायी उसे अपना नेता मानते हैं जिससे उन्हें उनकी आशाएं और अपेक्षाओं की पूर्ति दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति सफल नेता होता है जो लोगों की इन अपेक्षाओं और आशाओं की पूर्ति करने में योगदान प्रदान करने की क्षमता रखता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अनुयायी की विभिन्न आवश्यकताएं जैसे जीवन निर्वाह, सुरक्षात्मक, सामाजिक, आत्मविकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सर्वाधिक रुचि लेता है, उनको सहयोग करता है, अनुयायी उसी व्यक्ति को अपना नेता मान लेते हैं। लेकिन अनुयायी विचारधारा की आलोचना यह कहकर की जाती है कि अनुयायियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकने की व्यक्ति की क्षमता का अध्ययन उनके व्यक्तिगत गुणों और उन परिस्थितियों जिसके अंतर्गत उन्हें कार्य करना पड़ता है से पृथक करके नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट विचारधारा है क्रियात्मक विचारधारा। क्रियात्मक विचारधारा का जो विकास है वो कुर्ट लेविन ने किया है। यह विचारधारा व्यक्ति और उन परिस्थितियों के अध्ययन पर बल देती है जिसमें नेतृत्व की स्थापना होती है। इसकी यह मान्यता है कि नेता का एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन करने के स्थान पर एक समूह के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नेता का संबंध एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता है बल्कि अनेक व्यक्तियों या समूह से होता है। नेतृत्व की ये जो विचारधारा है वो व्यक्ति और जिन परिस्थितियों में नेतृत्व की स्थापना होती है के अध्ययन पर बल देती है। इस प्रकार यह विचारधारा व्यक्ति और समूह दोनों को ही महत्व प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।